बात आज की चैनल के कार्यक्रम सीधी बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की बात सीधी तो है मगर बहुत टेढ़ी होती हुई सीधी हुई है, और टेढ़ी भी इतनी कि सालों तक टेढ़ी रही और उसके बाद में बात को घुमा फिराकर आज सीधा कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूं SIT परीक्षा, यानी सब इंस्पेक्टर का जो परीक्षा परिणाम था उस परीक्षा को ही रद्द कर दिया है। और इस परीक्षा के रद्द करने से बहुप्रतीक्षित जो सवाल उठाए जा रहे थे वो अब लगभग समाप्त हो चुके हैं। प्रश्न ये कि इस परीक्षा के रद्द करने का श्रेय कौन लेगा, किसको जाता है, और वास्तव में इसका क्या परिणाम अब आगे आने वाले लोगों को भुगतना पड़ेगा। इस बात पर चर्चा करने के लिए, सीधी सच्ची बात करने के लिए, सीधी बात के जो हमारे जनक हैं ओम माथुर, वो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, वही सब कुछ हैं, और वो जिस तरीके से अपनी बात हर बार रखते हैं और लोकप्रियता के चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं। सबसे पहला मेरा यह सवाल कि यह परीक्षा क्या थी, कितने लोगों से गुजरी, किन किन मोड़ों से गुजरी, और फिर मैं बाद में पूछूंगा इसका श्रेय किसको। सुरेंद्र जी, राजस्थान हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला था। वर्ष 2021 में ली गई पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा यानी सब इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द कर दिया गया है। अपन शुरुआत आंकड़ों से करते हैं जी। इस परीक्षा में करीब 3,80,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ओके। जिसमें से 20,559 लिखित परीक्षा में पास हुए थे। इनमें से 3,291 को साक्षात्कार के लिए चुना गया था और सिलेक्शन हुआ था 859 में, यानी 859 सब इंस्पेक्टर बने थे। इस परीक्षा के पूरा परिणाम ये रहा कि पूरी इस हजारों लोगों में से 859 लोग पुलिस सब इंस्पेक्टर बन गए। 4.25 लाख में से 4.25 लाख में से बन गए थे। बिल्कुल ओके। परीक्षा परिणाम आने के बाद परीक्षा पेपर लीक होने, बिकने, डमी कैंडिडेट बैठने और नकल होने के आरोप लगे जी। ये चूंकि ये सब कांग्रेस के राज्य में हुआ था, अशोक गहलोत उस टाइम मुख्यमंत्री थे और भूपेंद्र यादव, जिनको अशोक गहलोत ने अध्यक्ष बनाया था, वो चेयरमैन थे RPSC के जी। भाजपा ने 2023 के चुनाव में से बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और यहाँ तक कहा गया कि चुनाव के बाद अगर भाजपा की सरकार बनती है तो पहला फैसला होगा SI परीक्षा को रद्द करना और दूसरा फैसला होगा RPSC को भंग करना जी। उसके बाद भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने जांच के लिए SIT का गठन किया। SOG के एडिशनल जो थे DIG उन VK सिंह को उसका चेयरमैन बनाया जी। उन्होंने जांच की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश की जी। उसके बाद राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता यानी AG ने भी इस परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश करी जी। आखिरी में मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई कैबिनेट स्तर की, जिसने भी इस परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश कर दी। और ये सब कुछ पिछले साल हो चुका था मई और जून के अंदर, यानी 2024 में। लेकिन तब तक होता क्या सुनिए, विपक्ष में जब कोई पार्टी होती है तो उसके लिए कुछ भी कहना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। मुद्दा बनाना या हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब सत्ता में वो पार्टी आती है तो परिस्थितियां बदल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये स्थिति भाजपा की हुई। जब 3 स्तर पे परीक्षा रद्द करने की बात हो गई तो तय मानने लगा कि सरकार इस परीक्षा को अपने स्तर पर रद्द कर देगी। लेकिन तभी सरकार ने जुलाई में हाई कोर्ट में अचानक लगभग यू टर्न लेते हुए कहा कि हमें परीक्षा रद्द करने नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि जो अब तक की जांच हुई है उसमें हमें लगता है कि 60-65 लोग ही इसमें नकल या डमी कैंडिडेट दोषी हैं, बाकी परीक्षा ईमानदारी से दी गई। यानी कि जो SIT की जांच थी, जो AG की जांच थी और जो मंत्रिमंडल समिति का फैसला उसको एकदम से पलट दिया गया। उसके बाद अगस्त में याचिका लगाई गई रद्द करने के लिए, उसकी सुनवाई लगातार हुई। सरकार इस मामले को टालती रही, 3-4 बार सरकार ने वक्त लिया और ऐसे ऐसे कारण बता के वक्त लिया गया। जैसे एक बार का ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है इसलिए जवाब नहीं दे सकते हैं, दूसरी बार का कि मुख्यमंत्री भजन लाल दिल्ली में बैठक में इसलिए उनसे बात नहीं हो पाई कि फैसला मुख्यमंत्री को लेना है। आखिरी में चलते चलते आज हाई कोर्ट के एकल जस्टिस समीर जैन ने इसको रद्द कर दिया और रद्द करते उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि पूरी परीक्षा प्रणाली दूषित थी, इसे किसी भी स्थिति में बहाल नहीं किया जा सकता है। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि हमें उनसे सहानुभूति अभ्यर्थियों से जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी है, लेकिन अपने कहावत है गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। और निश्चित रूप से अगर आज
हजारों परिवारों में खुशियां हैं, हजारों अभ्यर्थी खुश हैं, तो कुछ अभ्यर्थी इससे परेशान भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कहीं खुशी कहीं गम वाली बात है। लेकिन इसमें ओम जी एक बात बताता हूँ मैं, गेहूं के साथ गुण पिसता ये कहना इतना आसान तो हो जाता है, लेकिन असलियत ये है कि जो गुण पिसा है उसकी नैतिकता, उसकी उम्र, उसका पैसा, उसका दिमाग, उसके परिवार की स्थितियाँ, ये सारी की सारी तो नहीं पिस सकती ना। ये बात सही है कि भाई कुछ लोगों के लिए ये फैसला करना पड़ा, लेकिन परीक्षा अगर पद्धति अगर गलत थी या जिन लोगों के ऊपर शिकायतें थीं, क्या आप ये नहीं सोचते कि बाकी जो ईमानदार लोग थे उनको खामियाजा कौन, वो कैसे भुगतेंगे अपनी पीढ़ी के? हाईकोर्ट ने सुरेंद्र फैसले में यह कहा आपने कि हम सही गलत का फैसला नहीं कर रहे हैं, हम इसकी छटनी नहीं कर सकते कौन अभ्यर्थी सही है कौन गलत है। हम केवल पूरी परीक्षा प्रणाली का जो अध्ययन कर रहे हैं और जो रिपोर्ट दी गई है सरकार की उसके आधार पर अपना फैसला दे रहे हैं। और उसने हाईकोर्ट ने सहानुभूति बताई है कि हमें सहानुभूति है उससे। लेकिन सुरेंद्र जी 859 जो कैंडिडेट एसआई बने थे उसमें से सरकार पुलिस महज 59 को गिरफ्तार कर पाई थी। लेकिन सरकार के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जिन्होंने विपक्ष में रहते इस मुद्दे को बहुत उठाया था जी, उनका खुद का उस टाइम भी कहना था और आज भी कहना था उनका फैसले के बाद कि मेरे पास ऐसे दस्तावेज नहीं, कम से कम 500 अभ्यर्थी फर्जी तरीके से पास हुए हैं, पैसे देके पास हुए हैं, नकल करके पास हुए। यानी उनका एक कैबिनेट स्तर का मंत्री और मीणा बहुत वरिष्ठ नेता है, तो उनके पास सबूत थे। बिल्कुल, इसका मतलब ये तो था कि परीक्षा प्रणाली पूरी तरह से ईमानदारी और पारदर्शी नहीं रही है, इसलिए हाईकोर्ट को फैसला करना पड़ा। अब सवाल ये उठ रहा है कि सुनील जी अब जो, और हाईकोर्ट ने एक बात और कही, 3 तरह से इसको हाईकोर्ट ने कहा कि हम इसको रद्द कर रहे हैं। पहला कारण तो आरपीएस के सदस्य खुद इसमें शामिल थे। आप देखिए रामूराम रायका की बेटी और बेटा ऐसे ही बने थे जी, उनको गिरफ्तार किया गया। और जो बाबूलाल कटारा उन्होंने पेपर खरीदा था रामूराम रायका से। दूसरा कारण बताया ब्लूटूथ से पेपर की प्रदेशव्यापी प्रसार किया गया है, इसका मतलब पेपर बहुत लोगों के पास पहुंचा। तीसरा कारण ये बताया गया कि जो फर्जी और डमी कैंडिडेट शामिल हुए हैं उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। तो हाईकोर्ट ने कारण ही स्पष्ट कर दिए बिल्कुल इसके। लेकिन अब इसका फर्क यह पड़ेगा सुरेंद्र जी कि अगर ये फैसला लागू रहता है, अगर इसके खिलाफ डबल बेंच में या सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थी नहीं जाते, मुझे लगता है सरकार जाएगी। क्योंकि मेरा मानना है, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भजनलाल सरकार की हार है, लेकिन मैं तो जीत मानता हूँ भजनलाल सरकार की। भजनलाल सब इलेक्शन से अच्छा ओम जी, सबसे बड़ी बात होती है किरोड़ीलाल मीणा एक इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो अशोक गहलोत के टाइम के अंदर विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे और उन्होंने इस परीक्षा के लिए सड़क पर भी आए, सारी जितनी कवायद वो कर सकते थे विरोध के अंदर की। और ये बात तय है कि उनकी इस कवायद की वजह से ही, इसी नारे के ऊपर कि एसआईटी परीक्षा रद्द करेंगे, उसके बाद में गवर्नमेंट जीती है। जीतने के बाद अगर भजनलाल जी अगर कुछ करते हैं या बदलाव लाते हैं। दूसरी बात ये भी ना कि एसआईटी किसने बनाई थी? भजनलाल जी ने बनाई थी जी। ये जी सरकार का होता है जी, और मंत्रिमंडल कमेटी भी सरकार की होती है। लेकिन अब मैं वही कह रहा हूँ सुरेंद्र जी, विपक्ष और सत्ता में अंतर होता है। ये अंतर भजनलाल शर्मा को नजर आएगा, क्योंकि निश्चित रूप से मानिए कि मैं अपने देश में हर चीज का संबंध चुनाव से होता है और निकट भविष्य में 2 बड़े चुनाव नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत संभव है कि सरकार अपनी तरफ से तो डीबी में या मुझे लगता है डबल एम सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, पर अभ्यर्थी अगर जाएंगे तो अब जो परीक्षा नई 1025 पदों के लिए होने वाली है निकाली है आरपीएससी ने, वो प्रभावित हो सकती है इससे। क्योंकि हाईकोर्ट ने जो फैसला, जो हाईकोर्ट ने लिखा है कि जो ये 859 पद हैं इनको नई भर्ती में जोड़ दिया जाए और 8 सितंबर तक इसके आवेदन लिए जाने हैं। तो अब सवाल यह है कि जो नए अभ्यर्थी हैं, ये परीक्षा 2021 में हुई थी, 2021 में जिस व्यक्ति ने परीक्षा दी 21 साल का था, अब वो 25 साल का हो गया है। तो निश्चित रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है सही परीक्षा। बिल्कुल। तो अब जो 19-20 साल का लड़का नई परीक्षा में अपेयर हो रहा है और एक अगर मैंने वो परीक्षा 21 में दी, मैं 25 साल का उसमें वापस दूंगा, तो मेरी शारीरिक क्षमता उसकी ऐसी नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो ये बहुत संभव है कि इस बात को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट में जाए कि हमें इस शारीरिक दक्षता परीक्षा से तो मुक्ति दी जाए या कोई हमें और राहत दी जाए। अब इसमें भजनलाल सरकार को फैसला करना पड़ेगा क्या फैसला करता है, और वो इस बात को तय करेगा कि इस परीक्षा को लेकर सरकार की सोच क्या है। क्योंकि अभी तक मेरा शुरू से मानना है सुरेंद्र जी की सरकार परीक्षा रद्द करना चाहती थी, पर फैसला कोर्ट के माथे मारना चाहती थी। बिल्कुल सही कह रहे हो, जनप्रिय फैसले सरकार लेती है और जन विरोधी फैसले सरकार अपने माथे कभी लेना नहीं चाहती, इसलिए चाहती थी कोर्ट फैसला दे, और कोर्ट ने फैसला दिया। सरकार मुझे लगता नहीं सरकार द्वारा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा, क्योंकि भाजपा का बहुत बड़ा मुद्दा था जी, भाजपा का मुद्दा तो पूरा हो गया। इसलिए लेकिन अब ये जो नए अभ्यर्थी बैठेंगे या नए विद्यार्थी शामिल होंगे,
उसको लेके सरकार क्या फैसला करती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये बिल्कुल सही बात है। और मैं ये सोचता हूँ कि ये भी हो सकता है कि जिसकी जो 21 साल की जिन्होंने वो परीक्षा दी थी उनको शायद शारीरिक उसके अंदर कुछ थोड़ा सा ढील दे दे। उन्होंने दी है, जिन्होंने दी है, बिल्कुल, चाहे वो 800 850 जो पास जो उसमें शामिल हो रहे हैं, जो शामिल हो रहे हैं, अब वापस शामिल होंगे तो उनको वो डील। इसमें एक आज फैसले बहुत महत्वपूर्ण बात हो रहा है। आज तक इस मामले में केवल 2 सदस्यों के नाम सामने आ रहे थे, रामूराम रायकर और बाबूलाल कटारा, पर आज हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया कि 6 सदस्यों की संदिग्ध भूमिका है इसके अंदर। बोलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यानी कि उस टाइम जो सदस्य थे वो सब शामिल हैं। और कोर्ट ने कहा है कि आरपीएससी अध्यक्ष रहे उस टाइम तत्कालीन अध्यक्ष भूपेंद्र यादव, जो राजस्थान के पूर्व डीजीपी हैं, उनके खिलाफ भी जांच की जाए, जांच होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर पूरी आरपीएससी परीक्षा प्रणाली के उसमें शामिल थी तो फिर परीक्षा तो पारदर्शी निष्पक्ष रह नहीं सकते, वैसे साबित हो गई। लेकिन अब ये देखना होगा कि वो 6 सदस्य कौन कौन थे। और आपको ये बता दूं मैं कि जो उस टाइम सदस्य थे 2021 में, सारे वसुंधरा सरकार तैनात हुए थे। उनमें भूपेंद्र यादव अध्यक्ष थे, रामूराम रायका थे, कटारा थे, एक राजकुमारी गुजर थी, एक शीर सिंह राठौड़ थे, ये उस टाइम सदस्य थे। तो हाईकोर्ट ने एक नया सवाल खड़ा करा है सरकार के सामने। तो मुझे लगता है सरकार इस फैसले पे डीबी जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, वो अलग मुद्दा है, लेकिन सरकार को जांच आगे बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल बढ़ानी चाहिए। क्योंकि आप देखिए 2013 से 2023 तक कई परीक्षाएं जो हुई आरपीएससी की, उसमें कई में आप देखिए सवालों में की परीक्षा थी, एआरओ की परीक्षा थी, सवालों में रीट तो रद्द करनी पड़ी थी, एआरओ रद्द की गई है। और कई परीक्षा में आरोप लगे 2018 के, अगर आपको ध्यान हो, तो इसका मतलब यह कि आप 80% जब आपका जो कार्यकाल था उसके अंदर जितनी भी परीक्षाएं आपने किया वो अनुपयोगी थी और यूजलेस थी, रद्द करनी पड़ी, तो उसकी जांच तो पूरी तरीके से होनी चाहिए कि उसमें क्या क्या हुआ होगा। अब ये खोज करनी चाहिए। आरपीएससी जो एक कभी पारदर्शी, ईमानदारी और निष्पक्ष प्रणाली के बहुत देश भर में विख्यात थी। मुझे ध्यान है सुरेंद्र जी, दूसरे आयोग के दल निरीक्षण करने आते थे, बिल्कुल अचानक 5-10 साल में उसकी छवि ऐसी कलंकित हो गई, उसकी परीक्षा पढ़ना विश्वास नहीं था किसी का, ना अभ्यर्थियों का, ना परिवारों का और ना नेताओं का। लोगों की रुचि नहीं है। आज परीक्षा देने जाने जब बच्चा जाता है उससे पूछते हैं कि पेपर कैसा हुआ बेटा, तो वो कहते हैं पेपर तो अच्छा हुआ है पापा, लेकिन परेशानी ये है कि ये रद्द ना हो जाए, कहीं पेपर आउट वाला मामला ना हो जाए, कहीं कुछ। बिल्कुल, आप इतने आशंकित होकर बेचारे काम। और सबसे बड़ी बात सुरेंद्र जी, जब ये पेपर रद्द होता है तो चलिए मैं माना भ्रष्टाचार, बेईमानी सब हो रहा है, लेकिन जो ईमानदार परीक्षार्थी है, जैसे जब इसका धरना दिया जा रहा था जयपुर के अंदर, रैली निकाली थी, उसमें मैंने कुछ इंटरव्यू देखे थे लोगों के, उनके परिवारों के। उसमें कई लोग ऐसे थे जो गांव से आए थे, जिन्होंने जमीन बेच के कोचिंग ली थी, जिन्होंने घर की कोचिंग ली थी, और कई तो ऐसे थे जो दूसरी परीक्षाएं छोड़कर आए थे। जैसे कोई पटवारी था, कोई गिरदावर था, कोई शिक्षक था, केवल अच्छे चांस के लिए उन्होंने परीक्षा दी थी। तो वो उनके साथ अब सरकार क्या व्यवहार करेगी, ये भी देखना होगा। बिल्कुल, क्योंकि एक तो नए अभ्यर्थी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट जाएंगे, दूसरे ऐसे परीक्षार्थी। और मेरा मानना है कि अगर 859 में से 200-250 भी ऐसे अभ्यर्थी और ऐसे होने चाहिए, क्योंकि 20-25-30% तो ईमानदारी से परीक्षा देते ही हैं, उनको जो झटका लगेगा उनके परिवारों को, वो भी सरकार को देखना होगा। और इसके लिए सरकार क्या रास्ता निकालती है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और जहां तक आप शेयर लेने की बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुद्दे को किरोड़ीलाल मीणा ने उठाया, न सिर्फ विपक्ष में रहते हुए उठाया, सरकार बनने के बाद भी उठाया, और बहुत बड़ा उसका खामियाजा भुगता। और उनके पास उन पर आरोप भी लगे थे कि अपने भाई को चुनाव से टिकट दिलाना चाहते हैं उपचुनाव में, और उन्होंने दिलाया भी और वो हारे भी, और तब एक आगे कि भाजपा ने उनको हरवाया है। लेकिन सुरेंद्र, इसके बाद जब किरोड़ीलाल मीणा को लगा कि सरकार मेरे साथ नहीं है या पार्टी मेरे साथ नहीं, तो पीछे बैठ गए थे कुछ टाइम के लिए, बिल्कुल पृष्ठभूमि में चले गए। उस टाइम इस मुद्दे को संभाला हनुमान बेनीवाल ने, उन्होंने बहुत बड़ी रैली जयपुर में की थी, आपको ध्यान होगा, 25 या 26 अगस्त को, उस दिन जिस दिन कोर्ट में इसकी आखिरी हियरिंग थी इस मामले की, उसमें काफी भीड़ जुटी थी। और उस टाइम चेतावनी दी थी बेनीवाल ने कि अगर परीक्षा रद्द नहीं की जाती है तो दिल्ली कूच करेंगे। और उसके बाद लगातार जब से मेरे ख्याल में 125-150 दिन हो गए शहीद स्मारक पर धरना देते हुए अभ्यर्थियों का जो रद्द करना चाहते थे, वो उनके साथ जुड़े रहे। तो आज आप देखिए, और आप देखिए आज आपने एक वीडियो सुना होगा मेरे ख्याल से, मैंने बिल्कुल, आपस में जिस तरह हनुमान बेनीवाल और मीणा के बीच जिस स्तर की बातचीत हुई है, बिल्कुल वो अच्छी नहीं थी। लोकतांत्रिक मूल्यों का वो लोकतांत्रिक मूल्य सुनिए, गली के जो छोटे नेता होते हैं वो भाषा का, मतलब एक दूसरे को लुटेरा बताना, चोर बताना, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया। तो ये तो तय है, और बेनीवाल ने अपने बयान में भी कहा है कि ये सब मेरे कारण हुआ है, लेकिन अब इसका श्रेय लेने के लिए भाजपा के लोग आगे आएंगे। अब लेकिन मुझे ये देखना है कि भाजपा वाकई श्रेय लेना आगे आती है क्या, क्योंकि निकट भविष्य में 2 चुनाव हैं। और ये तय है कि इस फैसले से नकल माफियाओं पे, पेपर माफियाओं पे, इन पे अंकुश तो लगेगा, क्योंकि जिन्होंने लाखों रुपए देके पेपर खरीदे हैं, जिन्होंने परीक्षा में बैठे हैं और जिनको गारंटी से पास कराने की गारंटी दी गई थी, उन पे झटका लगेगा। और अगर सरकार इसकी तह में जाती है, मेरे को लग रहा है एसओजी की जो एसआईटी बनाई गई थी उसको अब इसके आगे की जांच करनी चाहिए। उसमें क्या है मैं बताता हूँ मुझे, एक तो कि जैसे 1857 की क्रांति जो फेल हुई थी वो ये हुई थी कि तात्कालिक कारण जो था ना उसका दूसरा था,
बाकी तो वजह एक बहुत सारी इकट्ठी हो रही थी, बहुत ठोस कारण थे, लेकिन तात्कालिक वजह ये थी कि एक अफवाह फैली या जो भी एक खबर फैली कि साहब इस जो मुंह से जो कारतूस खोला जाता है उसमें सुअर की चर्बी है, ये एक वो आ गया था। तो अब बिल्कुल यही है ना, जो अपना बेनीवाल साहब, हनुमान बेनीवाल साहब है, उन्होंने लास्ट के अंदर है ना वो वाला जो मामला कर लिया। बाकी तो किरोड़ी लाल मीणा ने जो क्रांति की है वो तो सब जानते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा अकेला ही था, तब वो कहाँ गए थे हनुमान बेनीवाल, क्यों नहीं की थी उन्होंने रैली, क्यों नहीं दिए थे धरने, उन्होंने उस समय कुछ नहीं किया था। अब जब इनको पता चल गया कि कोर्ट में है मामला, और कोर्ट में निश्चित रूप से बिल्कुल तार्किक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो जान रहे थे कि ये फैसला परीक्षा रद्द से ही होगा, तो उन्होंने अपनी वो वाह लूट ली। इस फैसले ने सुरेंद्र निश्चित रूप से एक बात तो आरपीएससी की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी सरकार आप टिप्पणी की है, जांच के आदेश दिए, और हाईकोर्ट ने अपने फैसले को चीफ जस्टिस को भेजा है। अब चीफ जस्टिस इसको जनहित याचिका मानकर आगे जांच करेंगे अध्यक्ष और सदस्य की भूमिका की। तो ये बहुत आने वाले समय बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर जांच आगे बढ़ती है तो हो सकता है कि कोई नए और दूसरी बात क्या, जो पेपर माफिया थे आज भी 3, 4, 5 जो बड़े थे वो आज भी फरार चल रहे हैं। तो मेरे को लगता है राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण के बिना कोई इतने लंबे समय तक फरार रह सकता है, मुझे नहीं लगता है। बिल्कुल नहीं। तो सरकार को अपनी जांच को आगे बढ़ाना चाहिए, और आरपीएससी की जो एक छवि खराब हुई उसको वापस पारदर्शी बनाने के लिए, हालांकि यूआर साहू की जो नियुक्ति की गई उसको बहुत अच्छा प्रयास माना जा रहा है, क्योंकि उनकी जो डीजी के रूप में छवि रही है। और अभी जो 2-3 फैसले आरपीएससी ने लिए 2-3 दिन में, जैसे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, और कल जो डिबार करा उन्होंने 550-600 लोगों को, तो आरपीएस संदेश अच्छा दे रही है और संदेश को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस तरीके से हमारे आरपीएससी की छवि को सुधारने के लिए नए अध्यक्ष काम कर रहे हैं। पुराने अध्यक्षों ने क्या गलती की, पुराने सदस्यों ने क्या गलती की, उनकी जांच होगी। ओम जी ने बहुत खुले रूप से सारी बातों का, सारे सवालों का जवाब दिया, और वो सारे सवाल जो आपके जहन के अंदर थे वो आपने पूछे नहीं, उसके बगैर ओम जी ने उनका जवाब दिया। अगले कार्यक्रम में फिर कोई नई सीधी बात लेकर हम आपकी अदालत में पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।